नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र का हमारा पहला इकाई पत्र एवं डायरी, जिसका साहित्य प्रकार है पत्र। आज के इस आधुनिक युग में संदेशा व्यवहार झड़पी बना है, जिसके कारण हम एक दूसरे के नजदीक आए हैं। पहले के समय में पत्र लिखा जाता था, अपनी बात दूसरे के सामने खुलकर कहना, वह दिखाने के लिए। लेकिन आज के इस युग में मोबाइल, टेलीफोन और उसके माध्यम के द्वारा व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सब द्वारा हम संदेश की आप-ले करते हैं। लेकिन पहले के समय में और अभी भी पत्र का इस्तेमाल होता है, लेकिन पत्र अब सब लोग भूल चुके हैं, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में मोबाइल एक जरिया बन गया है, लोगों की जरूरत बन गई है। लेकिन पत्र पहले से लिखा जाता है और आज भी लिखा जाता है। अपने से दूर बसे संबंधी, मित्र, परिवारजन या विभिन्न अधिकारियों को पत्र ही लिखा जाता है। तो इस पत्र की शुरुआत करने से पहले इस पत्र के कुछ शब्दार्थ देखें। रिश्तेदार यानी संबंधी, उपस्थित यानी हाजिर, आगमन यानी आना, सालगिरह यानी जन्मदिन जिसे हम बर्थडे कहते हैं, दफ्तर यानी कार्यालय, दिवस यानी दिवस, चिरंजीव यानी दीर्घायु, अवकाश यानी छुट्टी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पत्र एवं डायरी, पत्र के कुछ 7 प्रकार हैं, लेकिन हम पत्र के प्रकार देखने से पहले पत्र कैसे लिखा जाता है वह पहले समझेंगे। पत्र लिखते समय पहली ध्यान देने योग्य बाबत, पत्र लिखते समय हमेशा पत्र पता, जिसे हम एड्रेस कहते हैं, जो व्यक्ति पत्र लिखता है उसका पता दाईं ओर आता है। यानी कि आपका नाम, आप किसी को पत्र लिखते हैं तब आप अपना पूरा नाम, पूरा पता, कहाँ रहते हैं, किस विस्तार में है वे, और खास ध्यान देने योग्य बाबत जिस विस्तार का पिन कोड नंबर है वो जरूर लिखना पड़ता है। साथ में किस दिन वह पत्र लिखा गया है उसकी दिनांक यानी कि तारीख वह लिखी जाती है। उसके बाद बाईं ओर आपको जिसको पत्र लिखना है, पत्र पिता पुत्र को लिख सकता है, पुत्र पिता को, माता पुत्र को, पुत्र माता को, भाई बहन को, बहन भाई को, किसी को भी पत्र लिखा जाता है। और जब भी पत्र लिखा जाए तब उसके मानवाचक शब्द लिखा जाता है, जैसे कि आदरणीय, प्रिय, चिरंजीवी, पूज्य। जैसे कि आप अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो प्रिय मित्र, आपसे कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, तो उसे मानवाचक पूज्य शब्द लिखा जाता है या आदरणीय लिखा जाता है। फिर उसके बाद उसके नीचे पैराग्राफ करके नमस्ते। फिर आपकी बात नमस्ते
जाते हैं कि पत्र के कितने प्रकार है, कौन कौन से। तो यहाँ पत्र के 7 प्रकार है। निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। तो पहला है निमंत्रण पत्र। तो निमंत्रण पत्र किसे कहते हैं? तो निमंत्रण पत्र किसी के जन्मदिन के अवसर पर हमें उसे हमारे जन्मदिन पर बुलाना है, तो यह पत्र लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जन्मदिन के अवसर पर ही बुलाया जा सके। आप कहीं दूर रहते हैं, आपका मित्र या आपका कोई रिश्तेदार दूर रहते हैं, तो उसे आप बुलाना चाहते हैं, तो आपको यह निमंत्रण पत्र, कोई घर में कोई अच्छा प्रसंग हो, खुशी का माहौल हो, जन्मदिन हो, शादी हो या कोई भी त्योहार हो या छुट्टी मनाने के लिए अपने मित्रों को आपके पास बुलाना हो, तब यह निमंत्रण पत्र आपको लिखना पड़ता है। उसे निमंत्रण पत्र कहते हैं कि किसी को हमारे पास बुलाना, यानी कि निमंत्रण पत्र। दूसरा पत्र है बधाई पत्र, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई आपके रिश्तेदार, संबंधी या मित्र, कोई खुशी का माहौल हो, या मान लो कि आपको किसी मित्र ने अपने जन्मदिन के अवसर पर बुलाया है, लेकिन आप जा नहीं सकते, तो आप पत्र द्वारा उसे बधाई दे सकते हैं कि प्रिय मित्र, तुम्हारा पत्र मिला कि तुम्हारा इस दिनांक को, इस तारीख को जन्मदिन है, लेकिन मेरे घर में मेरे मम्मी के पापा बीमार हैं, इसलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर आ नहीं सकता, तो इस पत्र के द्वारा मैं तुम्हारे जन्मदिन की शुभेच्छा भेज रहा हूँ, तुम वह सहज स्वीकार करना। इस तरह उसे बधाई दे सकते हैं। अथवा कोई आपका मित्र धोरण 10 या 12वीं कक्षा में पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, और उसे सारा परिणाम लिया है, तो उसे भी आप बधाई दे सकते हैं। किसी की शादी हुई हो, किसी ने कुछ खेल में अच्छा प्रदर्शन किया हो, तो आप उसे बधाई दे सकते हैं। तीसरा पत्र है आश्वासन पत्र, यानी किसी को सांत्वना देना, उसके दुख में सहभागी बनना। जैसे कोई आपका मित्र या कोई संबंधी, मान लो कि आपका मित्र खेल महाकुंभ में निसफल हुआ है, उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, वह बहुत चिंता में, तो आप उसे आश्वासन पत्र लिख सकते हो कि प्रिय मित्र, भले इस साल खेल महाकुंभ में तुम्हारा नंबर नहीं
हम भी कहीं जाते हैं तो पूछे बगैर अंदर नहीं जाते। कोई ऑफिस हो, कार्यालय हो, तो हम उसकी छुट्टी में रजा मांगते हैं, तो उसे अनुमति पत्र कहते हैं। पांचवा है प्रार्थना पत्र। विद्यार्थी मित्रों याद रखिए, प्रार्थना पत्र आपको परीक्षा में पूछा जाता है। वह ऐसा पूछा जाता है कि छुट्टी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र यानी आप स्कूल में, विद्यालय में लिखते ही आप 2 दिन 4 दिन गैर हाजिर होते हो, तब आप किस कारण गैर हाजिर थे वह लिख के आप अपने वर्ग शिक्षक को देते हो, उसे प्रार्थना पत्र कहते हैं। जैसे कि आप अपनी पाठशाला में 5 दिन गैर हाजिर रहने वाले, तो आप अपने क्लास टीचर को पत्र लिखते हैं कि आदरणीय शिक्षक श्री, सभी में आपको बताना है कि मेरे घर में 5 दिन की शादी है, तो मैं आपकी पाठशाला में 5 दिन आ नहीं सकूंगा, तो आप मेरी यह छुट्टी मंजूर कीजिए, और जब मैं वापस आऊंगा तब 5 दिन का जो गृह कार्य है वह मैं आपको 3 दिन में पूरा करके दिखा दूंगा, तो कृपया करके आप मुझे यह 5 दिन की छुट्टी प्रदान करें। उसे प्रार्थना पत्र कहते हैं कि किसी के पास हमारी रजा यानी छुट्टी लेनी है। उसके बाद है छठा कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र उसे कहते हैं कि आपके विस्तार में, आपके आसपास जो कोई गंदगी हो, कोई कचरा हो, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी को आप एक अर्जी में, एक चिट्ठी में लिख सकते हो कि हम यहाँ रहते हैं, हमारा विस्तार ये है, हमारे विस्तार के आसपास गंदगी बहुत है, तो आप कृपया करके वहाँ डस्टबिन रखवाइए, अथवा यहाँ से यह गंदगी हटवाइए, दवा का छिड़काव कीजिए, नहीं तो रोगचाला वह फैल जाएगा, सभी लोग बीमार हो जाएंगे, किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो आप ऐसे बड़े कार्यालय में यह पत्र लिख सकते हैं। अंत में व्यवसायिक पत्र, यानी कि व्यवसाय, आपका कोई धंधा है, मान लो कि आप स्टेशनरी की दुकान है आपकी, आप हर एक कक्षा की नई नई किताब बेचते हैं, तो आपको वह किताब बाहर से मंगवानी है, बाहर गांव से, तो आप पत्र में लिख सकते हो आपको कौन सी किताब मंगवानी है, कितनी मंगवानी है, कब मंगवानी है, तब यह व्यवसायिक पत्र लिखा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह पत्र के प्रकार है, किस तरह पत्र लिखा जाता है, कब और कौन से। निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यवसायिक पत्र। अब पत्र लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है। पत्र लिखने का फायदा क्या होता है कि पत्रों के द्वारा विस्तार से हम अपनी बात को सहजता से बता सकते हैं। हमारे विचार पत्र द्वारा सामने के व्यक्ति को हम खुलकर बता सकते हैं, और आज के इस आधुनिक युग में भी अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने या आवेदन या प्रार्थना करने आदि के लिए केवल पत्र का ही एक जरिया है, उसका ही एक सहारा लिया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि पत्र कोई भी लिख सके। पत्र लिखने पर हमें महत्वपूर्ण बातें ध्यान देनी चाहिए। पत्र कैसे लिखा जाता है, तो पत्र में बोलचाल की भाषा सरल होनी चाहिए, यानी कि कोई ऐसे शब्द ना हो कि जिससे सामने वाले को उस पत्र में क्या लिखा है वह पता ना चले। इसीलिए पत्र लिखते समय उसकी बोलचाल की भाषा सरल होनी चाहिए। दूसरी, पत्र में आवश्यक
ना हो। यानी आप ऐसा ना हो कि पत्र 2 या 3 पेज का हो, नहीं, लेकिन 1 पेज का, लेकिन उसमें आवश्यक जितनी जरूरी बात है वही लिखनी चाहिए। आप अपने मित्र या सखी या कोई बुजुर्ग व्यक्ति को पत्र लिखते हैं तो उसे मानवाचक सर्वनाम लिखना चाहिए। जैसे हमें पत्र सीखा उसमें था आदरणीय, चिरंजीवी, पूज्य, प्रिय, जैसे कि प्रिय सखी, प्रिय मित्र जैसे शब्द। पत्र लिखते समय बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता होना चाहिए। यानी कि आप पत्र अपने मित्र को लिखते हैं तो आपका पूरा पता बाईं ओर होना चाहिए। और अंत में बाईं ओर आप जब पत्र पूर्ण करते हो तब वहां मानवाचक शब्द भी आपका ही होगा, यानी आपका शुभचिंतक, आपका प्रिय मित्र आदि सब। तो विद्यार्थी मित्रों, यह पत्र एवं डायरी उसके प्रकार आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा, जो अभी मैंने कहा कि पत्र की ध्यान देने योग्य यानी कि महत्वपूर्ण बातें, पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र किसको लिखा जाता है, पत्र कब लिखा जाता है, कौन कौन से लिखे जाते हैं आदि सब पत्र लिखा जाता है। तो यह हमारा पाठ उसका पहला इकाई पत्र। अब उसके बाद हम डायरी दूसरे भाग में देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अब दूसरे भाग में डायरी लेखन है। पहले हमने पत्र के प्रकार, पत्र की विशेषता वह सब देखा। अब दूसरा भाग है डायरी लेखन। डायरी शब्द आंग्ल यानी कि अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी और दैनिकी आदि शब्द का प्रयोग होता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि डायरी को हिंदी में किस भाषा से प्रयोग किया गया है, यानी कि हिंदी में कौन से शब्द में डायरी को कहा जाता है। यानी कि डायरी को हिंदी में दैनंदिनी या दैनिकी कहा जाता है। डायरी में निजी जीवन के प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रहता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है और उसके कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। इसीलिए व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में जो व्यक्ति डायरी लिखता है उसके बारे में हमें पता चलता है। डायरी ऐसे नहीं लिखी जा सकती कि चलो एक नोट ली, पेन ली और लिखने की शुरुआत कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग डायरी को आत्मकथा से जोड़ते हैं, लेकिन डायरी और आत्मकथा दोनों एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि अलग है। उसका संबंध जीवन की समूची अनुभूतियों को व्यवस्थित विवरण होता है, जबकि डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं का लेखा जोखा बना रहता है। यानी डायरी जो व्यक्ति लिखता है उसके संपूर्ण जीवन के बारे में हमें पता चलता है, जबकि आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, उसमें जो व्यक्ति लिखता है आत्मकथा उसके संपूर्ण जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके साथ क्या हुआ उसका विवरण होता है। तो यहाँ कुछ डायरी लेखन की विशेषता है, आप इसे गुण भी कह सकते हैं। परीक्षा
परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाता है डायरी लेखन की विशेषता बताइए अथवा उसके गुण बताइए। डायरी लेखन के क्या फायदे क्या गुण है, तो उसमें पहला है डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो डायरी ऐसे नहीं लिखी जाती, डायरी में हमेशा क्रमबद्धता होनी चाहिए। पहले तो डायरी कब लिखी जाती है, तो डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। आप 2 दिन के लिए भी लिख सकते हैं, 2 महीने के लिए भी लिख सकते हैं या आजीवन भी लिख सकते हैं। तो पहला गुण है डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। जब आप सुबह उठते हो वहां से लेकर सोते हो तब तक उसका क्रमबद्ध होना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कब, कितने बजे, वह सब लेखा जोखा क्रमबद्धता होनी चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि पहले दोपहर का लिखा, फिर शाम का लिखा, फिर याद आया तो सुबह का लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि क्रमबद्ध होनी चाहिए। 8 बजे आप कब उठे, कब चाय नाश्ता किया, आप किससे मिले, कितने बजे मिले, कौन सी तारीख दिनांक को मिले, यानी क्रमबद्ध होनी चाहिए। दूसरा है विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित और वास्तविक होना चाहिए, यानी कि सच्चाई होनी चाहिए। आपके साथ दिवस, जो दिन में आपके साथ घटना घटी है उस घटना का संक्षिप्त, यानी सामने वाला पढ़े उसे तुरंत ही ख्याल आ जाए कि इसके साथ क्या हुआ है। और वास्तविकता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, उसमें कोई झूठ ना होना चाहिए। तीसरा है स्थान, तिथि, घटना, तथ्य स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, यानी कि आप कहाँ गए थे, उस स्थान का नाम, तब, तिथि यानी दिनांक कौन सी थी और आपके साथ कौन सी घटना घटी थी, उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता आदि से बचना चाहिए। जब आप डायरी लिखते हो तब उसमें कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए या टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, यानी दूसरे व्यक्ति के बारे में हम जो खराब बातें लिखते हैं वह नहीं होनी चाहिए। अपनी सोच हमेशा सच्ची रखनी चाहिए। बनावटीपन, काल्पनिकता और चित्रात्मकता तो यह न होना चाहिए। जैसे कि आप ऐसे सोचे कि मैं कई बार घूमने गया, वहाँ मुझे लाखों रुपए मिले, उस लाखों रुपए से मैंने महंगे कपड़े, कार, मोबाइल सब खरीदा। ऐसे काल्पनिक और बनावटी घटना न होनी चाहिए। जो दिवस, जो दिन आपके साथ घटना घटी है वही घटना का उल्लेख डायरी में सच्चा लिखना चाहिए। तो यह डायरी की विशेषता है। उसके गुण के कैसे लिखी जा सके। अब उसके बाद डायरी लेखन के लाभ है। डायरी लेखन लिखने से हमें क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे होते हैं। तो पहला है जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जो इंसान, जो व्यक्ति डायरी लिखता है तो उसके जीवन में कब, कौन से दिन, उसके साथ कौन सी घटना अच्छी या बुराई, जो घटना घटती है उसकी जानकारी हमें उसकी डायरी पढ़ने से प्राप्त होती है। दूसरा है अच्छे बुरे काम का पता चलता है। तो हमें हमारे जीवन में हमने कौन से अच्छे कार्य किए, कौन से बुरे कार्य किए, किसको हमने ठेस पहुंचाई, किसको दुख दिया, वह सारी बातें इस डायरी के द्वारा हमें पता चलती है। तीसरा है हम बुराइयों से बचे रहते हैं, यानी कि डायरी जब हम लिखते हैं तब हमें जो अनुभव होता है, जो घटनाएं घटती है, तो वह घटना में हमारे साथ कौन सी बुराइयां हुई, कौन सी बुरे वक्त में हमने कौन सा कार्य किया, तो वैसा बुरा दिन हमारे साथ फिर से ना आए, तो उसे हम बचे रहते हैं। आगे हमें पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह
प्राप्त की जा सकती है। हम किसी व्यक्ति की डायरी पढ़ते हैं तब वह इंसान कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, वह कैसा इंसान है, वह सभी जानकारी इस डायरी के द्वारा पता चलती है। क्यों? क्योंकि उसने डायरी में सच्चाई लिखी है कि इस दिन, इस तारीख को, इस समय मेरे साथ यह घटना हुई थी, मुझे यह अनुभव हुआ था और उस अनुभव में से मैं यह सीखा, यह गलती की तो उस गलती से मुझे सीख क्या मिली और यह गलती फिर से जीवन में दोबारा ना हुए। तो यह डायरी के लाभ है। हमें किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में जानना हो, उसे पहचानना हो तो यह डायरी के द्वारा ही हम उसे जान सकते हैं। तो डायरी लिखना एक अच्छा है। डायरी लेखन से हमें कई तरह के लाभ होते हैं। डायरी जब भी लिखो तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, सच्ची घटना होनी चाहिए, काल्पनिकता ना होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की डायरी पढ़ते हैं तो उसके साथ कौन से अनुभव, कौन से दुख, कौन सी तकलीफ या उसके साथ कौन सी अच्छी घटना घटी, उसमें से उसने क्या अच्छा स्वीकारा और उसने क्या प्राप्ति किया, वह हमें डायरी लेखन के द्वारा ही पता चलता है। तो यह डायरी लेखन की विशेषता आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। डायरी लेखन के लाभ वे भी पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप भी डायरी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार डायरी लिखी तो कंटिन्यूस आजीवन जब तक जीते हैं तब तक लिखे, ऐसा नहीं हो सकता। डायरी आप प्रतिदिन हर रोज लिख सकते हैं, एक दिन भी लिख सकते हैं, आप 5, 6, 7 दिन के लिए भी लिख सकते हैं, 5 महीनों के लिए भी लिख सकते हैं, 1 वर्ष के भी लिए लिख सकते हैं। डायरी लेखन से हमें कई तरह की गलतियां, कोई खराब अनुभव उसका पता चलता है और हमें जीवन में दोबारा वो गलती ना हुए उसकी भी हमें सीख मिलती है। तो हमारा पहला इकाई था पत्र एवं डायरी। तो यह डायरी है, डायरी लेखन की विशेषता, डायरी लेखन के लाभ यानी कि उसके फायदे। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई के कुछ प्रश्न हैं जो आपको घर काम के तौर पर लिखना है, यानी कि गृह कार्य। पहला प्रश्न है, पत्र के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से। दूसरा प्रश्न है, पत्र कब और किस किस को लिखा जाता है। प्रश्न 3 है, पत्र के अभिवादन संबंधित शब्द लिखिए। प्रश्न 4, पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें लिखिए। प्रश्न 6, डायरी लेखन की विशेषता या गुण बताइए। प्रश्न 6, डायरी लेखन के लाभ बताइए। प्रश्न 7 है, पत्र लिखिए। आपको एक पत्र लिखना है। छुट्टी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए, जो हम पत्र सीख चुके। चला अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 8, इकाई में दिए गए शब्दार्थ लिखिए। आपको हर एक पेज पे 3-3, 4-4 शब्द दिखेंगे, वह आपको यह गृह कार्य के साथ लिखना है। हमारा यह इकाई पूर्ण होता है। अस्तु।